पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बहुत ही बुलंद शब्दों में दिया था, लेकिन अगर भारत का क्राइम उठा के देखें तो बेटियों के साथ अत्याचार की बात करें तो वो हर 15 सेकंड में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ उस क्राइम को जिस तरह से एक्सेप्टेंस मिला है वो कहीं ना कहीं खटकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं निकिता चतुर्वेदी, जिनसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्राइम रेशो जो हमारे समाज में, हमारे घरों के भीतर जो तेज़ी से बढ़ा है, उस पर रोक को लेकर क्यों कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और जब बात कदम उठाने की आती है तो पुलिस, सत्ता और तमाम लोग उसे दबाने के लिए सामने आ जाते हैं या फिर आपकी आवाज़ को दबाने की बात की जाती है। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि ये क्राइम का रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसके बाद जिस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है, उससे लड़ना और भी मुश्किल क्यों होता जा रहा है? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है कि आप ये देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो है ना क्राइम को रोकना वो इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि हम किसी को टोक नहीं सकते, हम किसी को रोक नहीं सकते। पहले क्या होता था कि अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है सड़क पे तो पड़ोसी को भी अधिकार था कि वो उसको टोक सकता है। वो रिलेशंस और इन तरह की चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि एक एक्सेप्टेंस जो था ना कि भाई सोसाइटी अपनी है, ठीक है, तो जिसको जैसे मर्जी हो सुधारा जा सकता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि ये जो क्राइम है तो कि अरे ये आदमी तो ऑलरेडी गलत है, अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ कहा तो कुछ और हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो पहली चीज़ तो वो डर कि इग्नोर, लेट इट गो, लेट इट बी। तो ये जो ये एटीट्यूड जो है ना उसने इतना ख़राब किया है चीज़ों को कि लोग जो है ना गलत देखते, गलत सुनते हुए वीडियोस तो बना लेते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे बचाव जो है वो करना है या किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाना है या किसी के लिए इंसाफ मांगना है, वहाँ पे उनकी आवाज़ नहीं निकलती। भारत में अगर बात करें तो भारत की तस्वीर हर दिन बदली है, लेकिन उस समाज में रहने वाले लोगों ने भी जिस तरह से चश्मा पहन लिया है या ये कहें कि मोबाइल की दुनिया में इतना घुस गए हैं कि मदद के लिए तो कोई आगे नहीं आता, आवाज़ उठाने के लिए तो कोई आगे नहीं आता। लेकिन उसी के साथ साथ अगर उन चीज़ों को लेकर फुटेज चाहिए या उस पर अपनी पब्लिसिटी गेन करनी है तो वो ज़्यादा रहता है रेदर देन सवाल उठाने के। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ समझने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझना कोई नहीं चाहता, सबको बस एक्सप्रेस करके व्यूज़ बटोर लेने हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कैंडल मार्च या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। वो एक्चुअली जब आप सड़क पे निकलते हैं तो लोगों का ध्यान आप अपनी एक तरफ आकर्षित करते हैं कि ये देखिए समाज में ये गलत हो रहा है, इसके बाद इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ कैंडल जला के अपने घर जाके बैठ जाएं कि अगले कैंडल मार्च की तैयारी करें तो वो चीज़ गलत है। आपको याद होगा, मैं बात रेप की नहीं कर रही हूँ, देयर वाज अ केस, बहुत साल पहले की बात है, ये केस आया था कि एक लड़की ने नोएडा से अपनी बारात को, दुल्हन बनी हुई लड़की ने अपनी बारात को दरवाजे से लौटा दिया था ये कह के कि इन्होंने मुझसे दहेज मांगा है और मैं दहेज नहीं देना चाहती। आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम के जो बड़े सीनियर नेता लोग, वो सुनील दत्त, उनको वो मुंबई से स्पेशली आए थे उस लड़की को बधाई देने की उसने इतनी हिम्मत की। और सालों बाद जब केस निकल के आया, जब उसका तफ्तीश हुई उससे, तो ये समझ में पता चला कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से क्योंकि शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने उस लड़के की बारात लौटाई। तो जिनको हम हीरो बना देते हैं, ठीक है, उनकी सच्चाई भी हमारे पास देखने के लिए का मौका नहीं होता। तो ये जो चीज़ें थी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गए, लोग आपको पूछने लगे, वो एक तरह का जो है ना, ये जो जब आप कह रहे हो कि लोग जो है बात आगे करने नहीं आते, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए कैंडल मार्च भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना आपका उनके लिए कोर्ट में लड़ना और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, व्यक्ति के साथ खड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ उसके लिए, ट्रेंड्स के लिए और लाइक्स के लिए अगर आप करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। मैम, इसी के साथ अगर रेप की बात करते हैं तो हर 15 मिनट में एक रेप हमारे भारत में होता है। उसमें भी दो चीज़ें सामने आती हैं कि या तो उस केस को दबा दिया जाता है बदनामी को लेके, और अगर लड़की या परिवार हिम्मत करके आगे आता है तो हमारे सामने ऐसे कितने बीजेपी नेता, सेंगर की बात करें, कितने सारे ही ऐसे केस हैं जो एक भयावह रूप लेके आ गए और अभी तक उनमें इंसाफ नहीं मिला है। चाहे निर्भया की बात करते हैं तो उसमें 9 साल लग गए इंसाफ मिलने के लिए। तो आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, निर्भया वाला जो केस है वो एक अलार्म था, लेकिन मैं अभी मेरे हाथ में डाटा है
और इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें नेशनल क्राइम ब्यूरो रिसर्च ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा क्लियर है कि निर्भया के बाद 132% रेप के केसेस में बढ़ोतरी आई है। 132% का मतलब आप समझ रहे हैं। निर्भया वॉज अ ग्रोन अप गर्ल। आप 8-8 महीने 8-8 दिन 10-10 दिन के बच्चियों के रेप रिपोर्ट हुए हैं और ये वो लोग हैं। इसमें मेरे पास जो डाटा है उसमें मैं देख के बता सकती हूँ आपको कि एमपी और यूपी ये उस जो चार्ट था, यूपी उस टाइम चौथे नंबर पे था जब निर्भया वाला केस हुआ था, उस टाइम चौथे नंबर पे था। टुडे यूपी इज़ नंबर 1 और पहले 4 स्टेट्स में सबसे पहले आता है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर दिल्ली का नंबर आता है। ठीक है, तो अब ये जो क्राइम जहाँ से जिस तरह से बढ़ना शुरू हुआ और लोगों ने इस पर एक केस रिपोर्ट होता है, जब तक आप उस पर एक्शन लें तो होता क्या है कि ये इसमें कुछ ऐसी धाराएं वो कर दी जाती हैं कि वो कौन से लूप होल से निकल आते हैं मुझे समझ में ये भी नहीं आता कि आप किस तरह से उन लोगों को बाहर छोड़ देते हैं कि वो। और सबसे बड़ी जो गलत चीज़ है और मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई जना गिल्टी है, ठीक है, तो उसका जो चेहरा है वो आप समाज को दिखाएं। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बीच में किस तरह के लोग रह रहे हैं। वो जैसे पहले की फिल्मों में देखते थे ना कि विलेन जो हैं वो कुछ डिफरेंट दिखते थे, अलग कपड़े पहनते थे, वो जो सारी चीज़ें आज की डेट में नहीं होती। तो वैसे ही जो समाज के अंदर के विलेंस हैं उनको पहचानने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये जो डाटा है ये कहता है कि 2012-13 में 1033 माइनर रेप्स थे, जो 2014 और 15 में 5297 हो गए। ये माइनर्स के साथ होता हुआ मतलब किस तरह से ग्राफ बढ़ा है कि बच्चे जो हैं, जो पहले आप ये सोचते थे कि बच्चे जो हैं वो बचपना उनका ना आपकी मासूमियत वापस लेके जाता था, लेकिन आज की डेट में हम इतने क्या कह सकते हैं कि ब्रूटल हो गए हैं, इतने निरंकुश हो गए हैं कि उस बचपने के साथ खेलने में भी हमें कोई शर्म नहीं आती। बिल्कुल मैम, लेकिन अब यहाँ मामला राजनीति पर भी उठता है कि हम इन सब बातों को लेकर किसके पास जाकर गुहार लगाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो रेपिस्टों की पार्टी भी बन गई है। ऐसे कितने ही नेता हैं जो कि अभी भी सांसद में हैं, चाहे एमजे अकबर हो, तमाम लोगों के नाम मैं ऐसे गिना सकती हूँ कि वहाँ पर रेपिस्ट हैं, उन पर इल्ज़ाम हैं, लेकिन वो अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। तो ये बढ़ावा नहीं देता कहीं कहीं कि जब आपको पता है कि वो उस पर इस तरह के इल्ज़ाम हैं तो उसके बाद उसको सत्ता में बनाए रखना एक आम आदमी के दिल में बढ़ावा नहीं देगा इन सब चीज़ों को? बिल्कुल दे रहा है। और जो एक चीज़ जो इसमें आप देखेंगे जब निकल के आती है वो ये है कि जो लोग हमारा संविधान बना रहे हैं, जो लोग हमारे संविधान को हम चाहते हैं कि हम भी वो बाहर जो है जो वो बातें कहें या जो वो कानून लेके आएँ उसका जो है नीचे के लोग पालन करें, जो आपकी जनता जो है उसका पालन करें, वो लोग जब ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर जब तालियां मार मार के हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद यही पावर में रहने का एक तरीका है कि आप जितना किसी को दबाएंगे कुछ लेंगे, शायद वही एक बेटर तरीका है ऊपर दिखने का। आपको आसिफा याद होगी मैम, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात आई तो उसी के पक्ष में, रेपिस्ट के पक्ष में लोग रैली लेके निकले थे, लेकिन जब आम बेटी की बात आती है या किसी और की बात आती है तो सब शांति बना के बैठ जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन, अगर आसिफा, ये हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की जो राजनीति उभर के आई है, ये ख़तरनाक तो है, लेकिन हमारे बच्चों को हम किस तरह से सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा उन्हें ताले में बंद नहीं रख सकते। हमारे नेता इस तरह से हैं कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं उधेड़ देना चाहते हैं, चीज़ों को ब्रूटल कर देना चाहते हैं। हम कैसे अपनी बच्चियों को बचाएंगे? देखिए, तो सबसे पहला हम सबको जो चीज़ हमें मैंडेटरी रखनी चाहिए वो ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो नियम है वो हम अपने बच्चों को बता के रखें। लेकिन जब 10 महीने की बच्ची का रेप होता है, 10 दिन की बच्चे का रेप होता है, तब हम वो सेफ्टी सिक्योरिटी हम नहीं रख सकते। तो मैं ये नहीं कहती कि समाज के साथ अपने रिलेशंस जो हैं उसको ख़राब कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कहती कि समाज में हर आदमी को शक की नज़र से देखिए, लेकिन आप एक थोड़ा सा वो बना सकते हैं कि शायद ये गलत हो सकता है, तो वो शायद अपने मन में रख के अपने बच्चों की जिम्मेदारी दूसरों की तरफ ना छोड़ते हुए। मेरे आसपास क्लस्टर के कई एरियाज़ हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि कितने भी केसेस रिपोर्ट हो जाएं, वो छोटे छोटे बच्चे जो है ना सुबह स्कूल भी इकट्ठे जा रहे होते हैं, उनकी माओं को दूध सब्जियाँ मंगानी होती हैं, राशन मंगाना होता है, तो उसे जा दुकान से सामान लिया। तो उस टाइम वो ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे को अगर 15 मिनट लगने थे और 1 घंटे में ये लौट के आ रहा है, तो वो 1 घंटे में लौट के क्यों आ रहा है? तो वो चीज़ें जो हैं वो आप कैमरा CCTV जो है खंबे पे लगाएं, कॉलोनी के गेट पे लगाएं। उससे बेटर है कि आपकी जो सोसाइटी है
कम से कम इतना अवेयर लोगों को रखें कि अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है तो दूसरा जो है इस बात का ध्यान रखे कि अरे इसकी बिटिया गई थी, इसके घर की तरफ ये हुआ था, कहीं से शोर आया था, कहीं हमने चीख सुनी थी, तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। रिस्पॉन्ड मतलब लेट इट गो वाला जो एटीट्यूड है वो कभी भी कहीं भी नहीं चलता, किसी भी तरह के क्राइम नहीं चलता। एक आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे यही है कि हमारी न्यायपालिका में रेप केसेस 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा फाइल हुए हैं, लेकिन इंसाफ की बात करें तो आज तक इंसाफ नहीं मिला है कि क्या ये जिम्मेदारी हमारे न्यायपालिका की नहीं बनती? मैं फांसी पर सपोर्ट नहीं करती, लेकिन क्या हमारी न्यायपालिका में ऐसी नई चीज़ों को उसमें ऐड ऑन नहीं करना चाहिए कि रेपिस्ट के साथ कम से कम ऐसी सज़ा दी जाए कि सामने वाले के दिल में डर पैदा हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ इतनी जल्दी ऐसा होगा? रेप हुआ, लड़की घर जाके नहा के सो गई, इसलिए इसको रेप नहीं माना जाएगा, ये हमारा ही कोर्ट कह रहा है, ठीक है। औरतों के प्रति कितनी संवेदना है वो हम देख सकते हैं कि ये सिंदूर और बिंदी नहीं लगा रही तो ये अपने पति के लिए एक प्रताड़ना है, ठीक है। ये भी एक जो है ना हम अपने कोर्ट में ही देख रहे हैं। प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस आपको याद होगा, प्रियदर्शनी मट्टू में उसका जिक्र बार बार करती हूँ, उस लड़की ने मेरे को बहुत टच किया, बहुत ज़्यादा टच किया, और इसलिए टच किया कि वो उस लड़की का जिस तरह से उसने मर्डर किया संतोष जी ने, तो उस मर्डर में क्या किया गया था कि उस लड़की की बॉडी को हेलमेट से मार के उसने पूरी बॉडी में उसकी लड़की की हड्डियों का चूरा बना दिया, और वो आदमी जो है जेल जाता है, उसके बाद उसे पैरोल पे रिहा किया जाता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, अपनी शादी करता है, उसके बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं। उसकी तो पूरी लाइफ आपने दे दी पैरोल पे, मतलब क्योंकि उसके फादर या तो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम था, इस वजह से वो बाहर आ सका, लेकिन फिर भी निर्भया वाले केस में जो उन्होंने फांसी की सज़ा दी वो बहुत अच्छी की गई थी, बहुत बढ़िया दिया गया था, और वो वर्डिक्ट इसलिए बढ़िया था कि आप किसी की ज़िंदगी ले रहे हैं, उस टाइम की उसकी तड़फ, उसकी तकलीफ़ अगर आप नहीं इमेजिन कर सकते तो फिर आप फांसी की सज़ा पे इनकार करिए। लेकिन अगर इतना ब्रूटल किसी ने कुछ किया है कि किसी ना कि सिर्फ किसी की एक ज़िंदगी ली है, उसने उसको उस हद तक टॉर्चर किया कि अंतड़ियाँ निकाल दी उस लड़की की, ठीक। आप उस इमेजिन कर सकते हैं वो जो केस था ना, उसमें एक चीज़ ज़रूर मेरे को लगता है कि लेट हुआ, लेकिन जो पहले के भी कल्प्रिट थे, और मेरे ख्याल से तो वो जो 16 साल का बच्चा जिसको आपने उस टाइम बच्चा कह के निकाल दिया था, अगर वो 16 साल का बच्चा रेप करने लायक था तो उसको समाज में दोबारा सामने खड़ा करके उसकी फ़ोटो आप सार्वजनिक कीजिए कि भैया ये आदमी है, ये ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों का गुनाहगार है, और आज जो है ये आप ही के बीच रह रहा है, तो आप अपनी बेटियों को सुरक्षित ऐसे रख सकते हैं। ये सरकार का काम है। हम रोज़ जो है हम नए टारगेट्स नहीं ढूंढ सकते, हम हर आदमी को शक की नज़र से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑलरेडी गलत था, जिसमें 16 साल की उम्र में दया नहीं थी, वो आज कितनी दया दिखा रहा होगा हम तो ये भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो हमारे साथ मौजूद थी निकिता चतुर्वेदी मैम, लेकिन सवाल वही होता है कि जागरूकता और तमाम चीज़ों और तमाम दावों के बाद बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। सरकार के दावे हर दिन आए दिन न जाने कितने ट्वीट्स और तमाम चीज़ों में देखने को तो मिलते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल परे है।